जीएसटी में 2 टैक्स स्लैब हटा के सरकार ने लोगों को टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत दे दी है। इसके अलावा दिवाली से पहले सरकार एक और राहत आम लोगों को देने की जो है तैयारी कर रही है। दरअसल भारत सरकार ईपीएफओ से जुड़े करोड़ों कर्मचारियों को नई सुविधाएं देने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत प्रोविडेंट फंड अकाउंट होल्डर अपने पैसों का पार्शियल विड्रॉवल एटीएम और यूपीआई के जरिए कर सकेंगे। इसके साथ ही न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 से लेकर 2,500 रुपए तक करने का भी प्रस्ताव जो है जो विचाराधीन है, यानी चर्चा में। सरकार का प्रयास है कि इस सौगात को दिवाली से पहले ही लागू किया जाए। इसके अलावा प्रवीण सर, अगले महीने होने वाली बैठक में ईपीएफओ 3.0 पर भी चर्चा होने की बात कही जा रही। आप पूरे मामले को, पूरे डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं सर? क्योंकि लगातार हम लोग जो है मनी सेंट्रल के अलावा भी कई और पैकेजेस कर रहे हैं जिस पे हम लोग लगातार जो है डावरा मैडम के द्वारा जो जितने कदम उठाए जा रहे हैं, ईपीएफओ को समझिए कि एकदम आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। इसको पूरी चर्चा को समझाइए सर। नहीं, बिल्कुल देखिए, जीएसटी के रिफॉर्म के बाद सरकार अब एक और बड़ा जो प्लान कर रही है, या प्लानिंग में पहले से चीज़ें थी, अब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। और जो पीएफ के जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है उसकी बैठक इसी 10-11 अक्टूबर को होने वाली है, अगले महीने। उसमें कुछ बहुत बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जो कि 8 करोड़ जो पीएफ के सब्सक्राइबर्स हैं, मेंबर्स हैं, या 8 करोड़ जो कर्मचारी हैं देश के संगठित क्षेत्र के, उनके लिए एक बहुत बड़ा दिवाली गिफ्ट साबित हो सकता है, ठीक जीएसटी के कट के बाद। तो ये एक बड़ा फैसला करने की तैयारी है, बड़ी चर्निंग की तैयारी है। इसमें भी सबसे बड़ी बात जो सबसे काम, देखिए ईपीएफओ 3.0 का आना, या एटीएम से पैसा निकालना, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल, या यूपीआई को से पैसे निकालने की बात है, विड्रॉल को आसान बनाने की बात है। ये सब चीज़ें दरअसल पिछले साल से चल रही हैं। पहले माना यह गया था कि जून में इन सबको लागू कर दिया जाएगा, लेकिन वो थोड़ा शिफ्ट हुए। अब सरकार उसको किसी भी हालत में दिवाली तक उसको लागू कर देना चाहती है जी, एक बड़ी बात। लेकिन इससे भी जो ज़्यादा बड़ी बात है वो है आपकी पेंशन को लेके जो फैसला हो सकता है। अभी तक जो अधिकतम पेंशन है आपकी, जो ईपीएफ में जो ईपीएस है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है, उसके तहत मिलने वाली पेंशन कितनी है? 1,000 रुपये। अब उसको बढ़ा के 2,500 रुपये तक करने का प्लान सरकार कर रही है। और इसको लेके जो बैठक जो होगी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की, उसमें फैसला हो सकता है। 8 करोड़ लोगों के लिए सबसे बड़ी जो खुशखबरी है इस वक्त, वो विशाल यही है कि आपकी पेंशन में इजाफा हो सकता है। हालांकि डिमांड लगातार इस बात की बनी हुई है। यही मेरा अगला सवाल था सर। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल ये था कि तमाम जितने भी पक्ष को हम लोगों ने सुना था सर, या तमाम स्टूडियो की थी, सभी लोग कहते हुए दिख रहे थे सर कि 1,000 रुपये अभी मिल रहा है, इसको तो कम से कम 9,000 रुपये किया जाए। बीच में कई स्टोरियाँ आई कि कहा जाएगा कि 3,000 के आसपास किया जाए, फिर उसके बाद कहा गया कि चलिए 3,500 के आसपास। अब कहा जा रहा है कि चलिए 1,000 से बढ़ाकर 1,500 से लेकर 2,500 भी कर दीजिए, तो बड़ी बात है। आप कैसे देख रहे हैं सर ये जो सांप सीढ़ी वाला जो नंबर है, 9,000 से 3,000, 3,000 से? नहीं, देखिए इसमें 2-3 मोटी मोटी चीज़ें। पहली बात तो ये है कि 1,000 रुपये की पेंशन से किसी का काम चलता नहीं है। ख़ासतौर पे जब आप संगठित क्षेत्र के कर्मचारी रहे, जब आपने लंबे वक्त तक काम किया और उसके बाद जब आपको पेंशन मिलती है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत, तो वो 1,000 रुपये आपके ऊँट के मुँह में जीरा के तरह हैं। वो आपके 2-4 दिन या 6 दिन के लिए आपके ग्रॉसरी लाने के लिए भले कामकाज के आए, किसी की ज़िंदगी उससे चलने वाली है नहीं। अब बात आ जाती है कि क्या सरकार बहुत ज़्यादा, या 7,500 रुपये की एक जो पेंशन की डिमांड थी, क्या उसको पूरा किया जा सकता है? निश्चित तौर पे 7,500 रुपये की पेंशन का कम से कम जो एक मांग की जा रही थी कर्मचारियों के द्वारा पिछले लंबे वक्त से ईपीएस 95 के तहत, कि 7,500 रुपये की कम से कम पेंशन की जाए, सरकार को दरअसल इस पर गौर करने की या ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है जी। और उसके पीछे भी एक बड़ा फैक्टर है। वो फैक्टर है, जब आप 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लेके आ रहे हैं, जब आप पक्की पेंशन की व्यवस्था कर रहे हैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, बाद में वो हूबहू लागू हो जाएगा राज्यों में भी, तो क्या ऐसी व्यवस्था, मान लीजिए केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पाता है 50,000 रुपये की पेंशन, जो पक्की पेंशन के तहत उनको मिलने वाली है, क्या इस तरह का इंतजाम एक जो ईपीएफओ के तहत
प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए नहीं हो सकता। आप 50-60 हज़ार नहीं, लेकिन कम से कम 8-10 हज़ार रुपये के आसपास की पेंशन का इंतजाम तो आखिर किया जा सकता है। हो सकता है उसमें सरकार का कुछ फंड भी लगे, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी या समाज के बड़े हित को अगर आप देखते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए की सब्सिडी, लाखों करोड़ रुपए का खजाने का खर्च हम दूसरी चीज़ों पे होते हुए हर साल देखते हैं जी। और इसका सबसे बड़ा, आखिरी जो बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा फायदा देश के करोड़ों मिडिल क्लास लोगों को मिलेगा, जो कि, और हमने कल एक स्टोरी की थी विशाल, और उसको जो हमारी लीड स्टोरी भी थी कि किस तरह से देश का मिडिल क्लास अपने खर्चों के चक्कर में दबता चला जा रहा है, चाहे EMIs हो चाहे होम लोन हो। तो क्या ऐसे वक्त पे देश के करोड़ों मिडिल क्लास परिवार, जिनका बड़ा हिस्सा आपका टिका हुआ है प्राइवेट सेक्टर के, ऑर्गेनाइज सेक्टर की नौकरियों पे, क्या 8 करोड़ अगर मेंबर हैं तो उनके साथ अगर एक घर में 4 या 5 आप मेंबर को मान लीजिए तो 40 करोड़ लोग या 35 करोड़ लोग आपके सीधे कैचमेंट एरिया में आते हैं। क्या इन 35-40 करोड़ लोगों को या 8 करोड़ परिवारों को, अगर हम 5 लोगों के परिवार को एक मान के चलें, 8 करोड़ मेंबर्स के 8 करोड़ परिवार मान के चलें, क्या इनको मिनिमम 7,500 रुपये या 8,000 या 10,000 रुपये का न्यूनतम पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रवीण सर, मेरे पास एक आंकड़ा है, वो बहुत डरावना है, बहुत चिंतित करने वाली है। देखिए, रिटायर्ड कर्मचारी को कहा जा रहा है कि बहुत कम पेंशन मिल रही है। 49 लाख जो हैं EPF कर्मचारी जो हैं, उनको 1,500 रुपये से भी कम का पेंशन मिल रहा है। और ये संसद में दिया गया आंकड़ा है सर, उसके लिए मैं उसको कोट कर रहा हूँ। 4.915 मिलियन पेंशन भोगी जो हैं सर, उनमें से 50% से ज़्यादा कर्मचारी जो हैं प्रवीण सर, उनको 1,500 रुपये मंथली से भी कम पेंशन मिल रहा है। 7.87 मिलियन पेंशन भोगी, यानी 7 करोड़ 80 लाख के आसपास के जो पेंशन भोगी, उनमें से 96% को 4,000 रुपये जो है प्रति महीने से भी कम का जो है पेंशन मिल रहा है। इसके अलावा सर 8 करोड़ के आसपास जो पेंशन भोगी हैं, समझिए कि 99% लोगों का जो मासिक पेंशन है सर, महीने का जो पेंशन है, वो 6,000 से भी कम है। सिर्फ और सिर्फ सर, मैं आप जो 8 करोड़ का जो बात कर रहे हैं, जो मेंबर्स हैं, उनमें मात्र 53,541 पेंशन भोगी ऐसे हैं, यानी अगर इनको आप आंकड़ों में कन्वर्ट करिएगा सर, तो 0.65% उनको 6,000 रुपये से ज़्यादा का जो पेंशन है, जो अमाउंट है, वो मिल रहा है। तो कितनी गुर्बत वाली जो स्थिति है, ये देखने को बिल्कुल देखिए, इतना बड़ा मिडिल क्लास का तबका आप अगर इसमें मान के चलें, तो ये असल में, और सरकार जब खुद संसद में बताती है इस तरह के आंकड़े, तो ये वाकई एक परेशान करने वाले, चिंता पैदा करने वाले आंकड़े हैं। अगर आपको इस देश में वास्तविक बड़े रिफॉर्म के लिए तैयार होना है या उस राह पर अगर सरकार बढ़ना चाहती है, तो कम से कम आपको इतने बड़े तबके को, 8-10 करोड़ लोगों के तबके को, आपको सोशल सिक्योरिटी के मोर्चे पर उनको राहत देनी चाहिए, राहत देनी पड़ेगी, उनको सिक्योर करना पड़ेगा, ताकि रिटायरमेंट के बाद वो एक ठीक जीवन जी सकें, एक जीवन स्तर जो एवरेज लाइफ स्टैंडर्ड है उसको वो पा सकें। और उसी लिए पेंशन का सबसे बड़ा रिफॉर्म इस वक्त देश में ज़रूरी है। और मैं इस बात को देखो बार बार कहता हूं कि सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए आप लगातार उपाय करते हैं, लगातार उनको, चाहे 8वां वेतन आयोग हो, हर तरह से वहाँ पे आपको सहूलियतें मिलती हैं, चाहे फ्री इलाज की बात हो या बाकी चीज़ें हो, CGHS की सुविधा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी एक बार रिटायर होता है या एक बार उसकी नौकरी जाती है, तो वो अपने उस पर आ जाता है, उसके पास कोई ना सपोर्ट है ना कुछ है। सरकारी क्षेत्र का कर्मचारी है, उसके पास सारी ज़िंदगी नौकरी करने का ऑप्शन है। कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो VRS लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के? जी, बहुत कम तादाद है ऐसी, ठीक है। और अच्छी पेंशन की भी व्यवस्था है। अब तक 2004, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2004 के को अभी 20 ही साल हुए हैं, 20-21 साल। 2004 तक आपको पक्की पेंशन वैसे ही मिल रही थी सरकार की तरफ से। तो उस पैरिटी में आपको प्राइवेट सेक्टर के और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के कम से कम कर्मचारी हैं उनको लाना पड़ेगा, और इसके बाद नंबर आपको लगाना पड़ेगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कर्मचारियों का, क्योंकि बड़ी तादाद में अब गिग वर्कर्स आ रहे हैं। बड़ी तादाद में अब आपके सामने एक गिग इकॉनमी तैयार है, जहाँ पे लोगों के पास ना PF है ना दूसरे सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं। सरकार करना चाह रही, लेकिन आपको देखिए खजाने का एक हिस्सा खोलना पड़ेगा देश के इस तबके के लिए।
नहीं, इस आंकड़े को प्रवीण सर, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूँ, इस आंकड़े को अगर कल की स्टोरी से अगर जोड़ कर देखा जाए कि एक तिमाही में जो मिडिल क्लास का जो खर्चा है वो 56,000 है, और आप पेंशन देने की बात कर रहे हैं 2 से 2,500 का है। वस्तु स्थिति जो हो वो एक महीने बाद पता चलेगा। उसमें भी बड़ी बात यह है कि न सिर्फ शहरी इलाकों में खर्च बढ़े हैं, ग्रामीण इलाकों में भी बढ़े हैं। एक साल में खर्च का 14 ओवरऑल अगर हम देखें कंबाइंड, एक साल में 14% खर्च का बढ़ जाना एक आम परिवार पे ये बहुत चिंताजनक है। आपके महंगाई कह रही है कि आप 6%, 5%, 4% पे हैं, 2% के नीचे है महंगाई, और लोगों के खर्च बढ़ गए 14%, तो वो महंगाई आ कहां से रही है? इसी बात को तो रेखांकित करेंगे हम लोग सर दूसरी स्टोरी में। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि अमेरिकी इकोनॉमी को लेकर उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसी पे बने रहते हैं सर। ईपीएफओ 3.0 पर भी आपसे गंभीर चर्चा करेंगे। कहा गया सर लाव लश्कर से के साथ इसको जो है कहा गया कि पेश किया जा रहा है, बहुत सहूलियतें दी जाएंगी। आप जो है यूपीआई से स्कैन कीजिए, पैसा निकल जाएगा, एटीएम ले जाइए, एटीएम से अपना पीएफ का पैसा निकाल लीजिए। पहले आपको बहुत जो है धूल फांकना पड़ता था, लाइन लगाने पड़ते थे, पेपर वर्क करना पड़ता था। इसके अलावा और भी कई तरह के रिफॉर्म्स की बात कही जा रही है। हालांकि वो डिटेल हो गया, आपने अपनी बात में उस चीज़ को रेखांकित किया, लेकिन सर ईपीएफओ 3.0 है क्या, आपसे समझना चाहेंगे, और इससे जो रिफॉर्म्स की जो नई गाथा लिखी जाएगी उसको भी हम आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, देखिए ईपीएफओ 3.0 कह लीजिए या उसको कुछ भी उसका नाम ले लीजिए, उसका उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे बेसिक बात जो है, और इसको भी हम लगातार जितनी बार भी हमने पीएफ से जुड़े मामलों पे चर्चा की है, उसमें हमने हमेशा कहा है कि पीएफ पे सरकार ने दरअसल पिछले कुछ वर्षों में अपना पूरी जो अप्रोच है उसको बदला है। इससे पहले गवर्नमेंट्स का रुख जो था वो पूरी तरह से कंजर्वेटिव था। सरकार ईपीएफओ और पीएफ के पैसे पर हाथ नहीं लगाना चाहती थी। सरकारें नहीं चाहती थी कि आपका पैसा आप इस्तेमाल कर पाएँ। राइडर्स उसमें ये थे कि कुछ एक जो बहुत सख्त शर्तें थी, उसके अलावा पीएफ का पैसा आपको तभी मिलेगा जब आप रिटायर होंगे। सर शर्तें की बात की तो जैसे घर का निर्माण करना हो, खरीदना हो, मेडिकल ट्रीटमेंट की बात हो, होम लोन का अगर पेमेंट करना हो तो, घर की मरम्मत करानी हो तो, या शादी ब्याह वाला मामला हो, तभी आप पैसा निकाल सकते हैं। बिल्कुल। तो अब सरकार की पिछले कुछ वर्षों में ये अप्रोच बदली है। सरकार चाहती है कि आपका पैसा है, आप इसको एक लिमिटेड वे में आप इसका इस्तेमाल अपने हिसाब से कर लीजिए। सरकार को उसमें आपत्ति नहीं, सरकार भी उस पैसे को मैनेज कर रही है, तो उसमें दुनिया का झंझट है। सरकार को 8.25% का सालाना का आपको उसमें ब्याज भी देना पड़ रहा है, जो कि ब्याज मिल नहीं रहा है। गोल्ड ETF को लाना हो, मार्केट लिंक करना हो, नॉर्मल तरीके से जो 8.25% का ब्याज है वो कहीं आपको अभी अगर आप देखेंगे जिस हिसाब से ब्याज दरों का साइकिल जो रिवर्स गियर में है, उसमें इतना ब्याज निकालना वो पीएफआरडीए के लिए भी चुनौती है कि आखिर पैसा रिटर्न कैसे जनरेट किया जाए। वजह उसकी ये भी है कि जो पीएफ का पैसा है उसको कहाँ लगाया जाए, इसको लेके बड़ी शर्तें गंभीर हैं। बहुत टेढ़ी खीर है, वहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, तब आप उस पर कोई फैसला ले पाते हैं। तो सुधारों की एक प्रक्रिया दरअसल वहाँ भी पेंडिंग है कि क्या पीएफ का पैसा ज़्यादा बाजार में लगाया जाए। पिछले साल इसको लेकर डिमांड हो चुकी है सरकार के पास कि साहब इस पैसे को बाजार में ज़्यादा लगाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन हाल के वक्त में जब मार्केट में गिरावट आई पिछले साल अक्टूबर से और अभी तक जी, उसके बाद सरकार ने फिर पैर पीछे खींच लिया कि इस मसले को छूना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डोमेस्टिक फ्रंट पे सरकार फंसी हुई है। तो ओवरऑल बाकी कहानी हम सबको पता ही है कि कैसे क्या करना है। एक लास्ट सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सरकार इतनी हड़बड़ी में क्यों है सर? दिवाली से पहले कारों पर बड़ी डिस्काउंट देना हो, जीएसटी रेट कट कर देना हो, 2 टैक्स स्लैब्स को दम ऐसे दम तलवार की जैसा काट देना हो, दम अब 2 टैक्स स्लैब्स है, और फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि ईपीएफओ को लेकर बड़ा नहीं। देखिए, सरकारों को इतनी ही हड़बड़ी में होना चाहिए। ये कोई 100 साल का सौदा नहीं है कि आप 50 साल 70 साल में किसी रिफॉर्म को लेके आ पाएंगे। रिफॉर्म की रफ्तार अगर आपको देखो चीन जैसा बनना है, चीन की तरह अगर आपको तेज रफ्तार से देश को डेवलप्ड बनाने की तरफ आगे बढ़ना है, एक इकोनॉमी ऐसी जो बिजनेस आधारित हो, जहाँ पे कि बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, उसकी तरफ अगर बढ़ना है तो आपको रिफॉर्म की रफ्तार तेजी रखनी होगी। सरकारें तो ठंडे बस्ते में डाले रहती हैं कि साहब ये मसला बहुत सेंसिटिव है, इसमें तो हाथ नहीं लगाना, ये पढ़िए फाइल। फिर दूसरा मैटर आया कि क्या ऐसा काम कर लिया जाए, बोले ना ना ये तो बहुत गंभीर बात है, इसको तो छूते ही नहीं है। तो चाहे आप कोटा देख लीजिए, कोटा सिस्टम जो राशन की प्रक्रिया थी, चाहे आप चीनी का कोटे की मामला देख लीजिए,
तो जो आम लोगों से किरासन जुड़ी, तेल। बिल्कुल जो आम लोगों से जुड़ी चीज़ें थी उन पे सरकार किसी तरह का बदलाव ला नहीं पाई लंबे वक्त तक। लेकिन अब जिस हिसाब से देश बदल रहा है, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस हिसाब से लोगों की इनकम बढ़ी है, आपको रिफॉर्म की रफ्तार भी दोगुनी करनी होगी। ये चीज़ जो जीएसटी का रिफॉर्म सरकार 5 साल में कर सकती थी, जब लगातार शिकायतें आ रही थी, लेकिन बैठे थे कि राज्य ही नहीं मानेंगे। अब एक झटके में राज्य मान गए, कोई इशू ही नहीं हुआ तो सर। खैर अब इस सबको लेके भी कहानी लंबी ही है।